हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री क्लास में। पढ़ाई कैसी चल रही है। अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 उपसहसंयोजी यौगिक, जिसके 4 वीडियो अपन देख चुके हैं। मैं एक बार जल्दी जल्दी से चारों वीडियोस का आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने इनमें क्या पढ़ा है। सबसे पहली चैप्टर वीडियो में हमने देखा था कि द्विक लवण और संकुल लवण में क्या अंतर है ना। याद है आपको कि ये जो द्विक लवण होते हैं ये जल अपघटन पर अपने सभी आयनों में आयनित हो जाते हैं, जबकि संकुल लवण अपने आयनों में आयनित नहीं होते, उनमें जटिल प्रकार के आयनों का निर्माण होता है। फिर मैंने उसी वीडियो में आपको इनकी टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली बताई थी। उसमें आपको बताया था एंटिटी यानी कि समन्वय मंडल यानी कि उपसहसंयोजी मंडल क्या होता है। फिर मैंने आपको इसी में बताया था कि लिगेंड क्या होता है। फिर मैंने ऐसी भी आपको बताया था CMA यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, आयनन मंडल क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी करी थी। फिर सेकंड जो वीडियो था उसमें मैंने आपको सारे लिगेंड्स के टाइप बताए थे। लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं आपको बताया था। एक दंतुक याद है, द्विदंतुक, ठीक है ना, बहुदंतुक, लचर दंतुक, है ना ये, और उभय दंतुक। ये मैंने आपको बताया था 5 तरीके के लिगेंड थे। ठीक है, लिगेंडों को पर कौन कौन से आवेश होते हैं, कितने कितने आवेश होते हैं, और जब ऋणावेशित जो लिगेंड होते हैं तो जब उनका नामकरण करते हैं हम तो उन पर O लगा दिया जाता है और आवेश को हमेशा ध्यान रखा जाता है। ये सारी चीज़ें बताई थी आपको। फिर थर्ड जो वीडियो हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको छोटी छोटी लेकिन बहुत काम की चीज़ें बताई थी आपको। उसमें मैंने बताया था कीलेट लिगेंड क्या होते हैं, याद है बच्चों, जो द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंडों का एक गुण था जिसमें विषम चक्रीय वलय का निर्माण होता है जो यौगिक के स्थायित्व को बढ़ा देता है। फिर मैंने उसी में आपको बताए थे होमो और हेट्रोलैप्टिक संकुल क्या होते हैं, ये उसी वीडियो में बताया था मैंने आपको। ठीक है, जिनमें समान लिगेंड एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं ना होमोलैप्टिक कहते हैं, जिनमें कई प्रकार के लिगेंड होते हैं ना हम हेट्रोलैप्टिक संकुल कहते हैं। फिर मैंने उसमें आपको बताई थी उपसह संयोजन संख्या क्या होती है और कौन कौन से धनायन कौन कौन सी उपसंयोजन संख्या प्रदर्शित करते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि Ag+ की समन्वय संख्या केवल 2 होती है, जबकि Ni+2, Cu+2 और Pt+2 इन तीनों की समन्वय संख्या 4 होती है और बाकी सभी तत्वों की समन्वय संख्या 6 होती है। ठीक है, और इसी में मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को X मानकर कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ है, हालांकि 11th में हम ऑक्सीकरण ऑप्शन वाले चैप्टर में वो पढ़ चुके हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्योंकि जब हम IUPAC नामकरण का अगली वीडियो देखा था तो उसमें सबसे पहली ज़रूरी चीज़ हमें यही होती है कि में ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको IUPAC नाम लिखना सिखा दिया था और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने उसमें आपको होमवर्क दिए थे अब तक की वीडियोस में वो होमवर्क आपने कर लिए होंगे और शायद आपको उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, इस वीडियो में अब हम आज स्टार्ट करते हैं समावयवता, उपसहसंयोजी यौगिकों में समावयवता। बच्चों समावयवता क्या होती है आप जानते हैं, सम प्लस अवयवता, यानी जिनके अणुसूत्र तो समान हैं, अवयव तो समान है लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है ना, और जो समावयवता होती है हमने ऑर्गेनिक में भी पढ़ी है कि समावयवता हमेशा 2 प्रकार की होती है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता का मतलब होता है कि जिनकी संरचना में भिन्नता आ जाए, यानी कोई परमाणु या कोई समूह जहाँ जुड़ा है वहां से हटके कहीं और जुड़ जाए तो उसकी संरचना बदल जाए, वो यौगिक बदल जाए, तो उसे हम संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता में जो परमाणु जहाँ जुड़ा है वो उसी परमाणु से या जो समूह जहाँ जुड़ा हुआ है वो उसी से जुड़ा रहेगा, लेकिन उनकी आपेक्षिक स्थिति या ब्रह्मांडीय स्थिति या आकाशीय स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। जहाँ से बंधित है वो वहीं बंधित रहता है, ना उनका कोण बदलता है ना उनकी स्थिति बदलती है, बल्कि आपेक्षिक स्थिति बदल जाती है। ऑर्गेनिक में हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, इसमें भी ये चीज़ पढ़ी थी, यहाँ भी अपन इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ संरचनात्मक समावयवता। पहले इनका एक बार वर्गीकरण देख लेते हैं हम कि संरचनात्मक समावयवता त्रिविम समावयवता तो जैसे हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ी थी 2 प्रकार की होती है, ज्यामिति और प्रकाशिक। ज्यामिति में सिस्ट्रॉन समवयवता थी वही यहाँ होगी। प्रकाशिक समवयवता का मतलब होगा जो PPL यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करेंगे या नहीं करेंगे। संरचनात्मक समवयवता जो होती है अपनी 6 प्रकार की होती है।
वो 6 प्रकारों को हमें पढ़ना है। आज हम इन्हीं समव्यताओं को स्टार्ट करेंगे। आयनन समव्यवता, देखो यहाँ नाम से आप ध्यान रखना, यहाँ जितनी भी समव्यवताएं हैं उनके समव्यवता के एक एक वर्ड लगा हुआ है। आयनन, बंधन, हाइड्रेट, उपसह संयोजन, लिगेंड, उपसह संयोजन, स्थिति, ज्यामिति और प्रकाशिक। इसका मतलब है कि अणुसूत्र तो समान रहेंगे, अगर आयनन में भिन्नता है यानी जिस प्रकार वो आयनित होता है उसमें भिन्नता है तो उसे आयनन समव्यवता कहेंगे। उनके बंधन में भिन्नता है, ठीक है, हमने एम्बीडेंटेड यानी कि उभयदंतुक लिगेंड पढ़े हैं, जैसे साइनाइड है, बंधन C से हो रहा है या N से हो रहा है, तो जहां हमें उभयदंतुक लिगेंड दिखाई दें किसी संकुल में तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि इसमें बंधन समव्यवता तो होगी ही होगी। हाइड्रेट समव्यवता, हाइड्रेट का मतलब होता है जल के अणु, तो जहां हमें लिगेंड के रूप में जल के अणु दिखाई देंगे तो हमें तुरंत समझना है कि इसमें हाइड्रेट समव्यवता हो सकती है। उपसहसंयोजन समव्यवता, जहाँ उपसहसंयोजन बंधन में चेंज आएगा यानी कि जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की एंटिटी पाई जाएंगी। लिगेंड समव्यवता, जिसमें लिगेंड का बंधन अपने आप में परमाणु नहीं बदलता लेकिन उसकी आपेक्षिक स्थिति बदल जाती है, जैसे एरोमेटिक में अपन बात करते हैं कि ऑर्थो से जुड़ रहा है या मेटा से जुड़ रहा है या पैरा से जुड़ रहा है। और उपसहसंयोजी समाप्ति सेतु बंध वाले या सेतु लिगेंडों में पाई जाती है। एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करेंगे। चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आयनन समव्यवता। देखिए आयनन समव्यवता मैंने अभी आपको समझाया था, यानी जिनकी आयनन में भिन्नता हो, यानी वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान रहे लेकिन जब उनका जल अपघटन करवाया जाए तो उनसे हमें भिन्न भिन्न आयन प्राप्त हो। ठीक है, जैसे चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको एक अणुसूत्र दिया कि क्रोमियम, उसके साथ 5 जल के अणु, एक ब्रोमाइड आयन और एक सल्फेट आयन जुड़े हुए हैं। वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं वो आपको जानना है, तो एक संकुल बनाओ। तो अगर हम बच्चों को मान लीजिए आपको एग्जाम्पल देते हैं, आपको कहा है कि इनसे संकुल बनाए, तो इनसे देखिए पानी के जो अणु है वो तो 100% अपन लिगेंड के रूप में लगा देंगे। अब क्रोमियम की जो समन्वय संख्या होती है या उपसर्जन संख्या कितनी होती है 6, लेकिन यहाँ कितने हैं 7 ना, 7 आयनीय अणु दिखाई दे रहे हैं ना हमें, लेकिन लिगेंड के रूप में तो 6 ही हो सकते हैं, तो 6 को तो हमें एंटिटी में बंद करना है, 7वें को बाहर निकालना है। अब देखिए हमने क्रोमियम के साथ 5 पानी के अणु ले लिए, यहाँ भी है यहाँ भी, ठीक है। कुछ बच्चे तो ऐसा कर सकते हैं कि ब्रोमाइड को तो अंदर ले जाएं, सल्फेट को बाहर निकाल दें, या कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि सल्फेट को अंदर ले लें, ब्रोमाइड को बाहर निकाल दें। भाई अवयव तो सेम है दोनों के, ठीक है ना। तो जब अवयव तो सेम है, अणुसूत्र बना दिए, बिल्कुल ठीक। एक बार इनका नाम की प्रैक्टिस और कर लें अपन, है ना, रिवाइज होता चलेगा अपना। IUPAC नाम लिखते हैं अपन। यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, देखिए यहाँ कुल आवेश कितना दिखाई दे रहा है हमें, ऋणावेश Br पर होता है -1, सल्फेट पर होता है -2, यानी कुल ऋणावेश कितना हो गया -3। तो इसको उदासीन करने के लिए कितना धनावेश चाहिए हमें +3। जल पर कितना आवेश होता है 0, यानी क्रोमियम पर कितना आवेश हो गया +3, ठीक है ना। देखो अब इसका नाम लिखते हैं। अब इसमें ये धनात्मक एंटिटी है, धनात्मक एंटिटी में पहले हम लिगेंडों का नाम लिखते हैं। अब इसमें लिगेंड 2 हैं, 2 प्रकार के हेट्रोलैप्टिक संकुल है ये, ठीक है ना। एक्वा जो A से स्टार्ट होगा, ब्रोमो जो B से स्टार्ट होगा, तो पहले अपन एक्वा लिखेंगे, ठीक है। एक्वा कितने हैं यहाँ 5, तो हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल ठीक, पेंटा एक्वा। फिर हम लिखेंगे ब्रोमो, फिर ये धनात्मक एंटिटी है तो धातु का नाम लिखेंगे क्रोमियम, ठीक है ना। पेंटा एक्वा ब्रोमो क्रोमियम, थर्ड ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख देंगे, फिर सल्फेट, ठीक है ना। इसका नाम लिखते हैं, यहाँ पेंटा एक्वा एज इट इज है, लेकिन यहाँ ब्रोमाइड की जगह क्या लग दिया सल्फेट, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा एक्वा सल्फेटो क्रोमियम, थर्ड, पेंटा एक्वा सल्फेटो क्रोमियम थर्ड, और फिर हम लिख देंगे ब्रोमाइड, ठीक है ना। अब देखो अब इनका जल अपघटन करवाते हैं, तो हमने ये चीज पढ़ी है कि इसमें ये क्या है, ये तो एंटिटी और ये क्या है आयनन मंडल, इसमें ये एंटिटी और ये आयनन मंडल, और हमें पता है आयनित कौन सा हिस्सा होता है जो आयनन मंडल में होता है, यानी कि इस एंटिटी पर तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन ये जो आयन है ये आयनित हो जाएंगे। तो देखो आयनन करवा दिया हमने, यहाँ हमें ये वाली एंटिटी मिली और यहाँ तो मिला है हमें सल्फेट आयन, यहाँ हमें ये एंटिटी मिली और यहाँ हमें मिला है ब्रोमाइड आयन। अब देखो सूत्र एक ही था, लेकिन कि हमने जो 2 अलग अलग तरीके से इसको लिख दिया, तो एक से हमें मिल रहा है सल्फेट आयन, एक से हमें मिल रहा है ब्रोमाइड आयन। इसका मतलब इनके आयनन में भिन्नता आ गई, इसका मतलब ये आपस में कौन से समावयवी हो गए, आयनन समावयवी।
क्लियर बच्चों, समझ में आया होगा कि हमने संकुल तो सेम एक ही सूत्र से बनाए थे, लेकिन उनमें बनाने में कुछ ऐसा हुआ, देखिए अवयव में सेम है, लेकिन इसके आयनन से हमें सल्फेट आयन मिल रहा है, इसके आयनन से हमें Br माइनस आयन मिल रहा है, इसका मतलब ये आपस में आयनन समावयवी हैं। अब हमें पता कैसे चले, ये दिखाई तो देंगे नहीं कि भैया ब्रोमाइड आयन मिला है या सल्फेट आयन मिला है, तो इनके लिए अपन कुछ टेस्ट करते हैं। तो हमें दो तरीके की टेस्ट याद रखने हैं बच्चों, कि जब हमें हैलाइड आयनों का टेस्ट करना होता है तो हम करते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, ये प्रैक्टिकल में भी काम में आता है हमें, ठीक है। जब हैलाइडों का टेस्ट करना होता है तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी विलयन है उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट विलयन डालते हैं। अगर इसमें हेलोजन होगा, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो ब्रोमीन हो, चाहे वो आयोडीन हो, अगर इसमें कोई भी हेलोजन होगी तो वो Ag से रिएक्शन करके अवक्षेप बनाएगी AgX का। अब अगर ये अवक्षेप बिल्कुल सफ़ेद रंग का मिला है तो इसका मतलब AgCl का अवक्षेप है, और AgCl का अवक्षेप इसका मतलब X की जगह पर क्या था, यहाँ पर क्लोराइड आयन थे। अगर हमें हल्का पीला अवक्षेप मिला है तो इसका मतलब वो AgBr का मिला है, इसका मतलब X की जगह यहाँ क्या था, Br माइनस। जैसे इस विलियन में अगर हम सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे तो हमें AgBr का हल्का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। अगर वो गहरा पीला अवक्षेप प्राप्त हुआ है, जैसे ये मेरे पेपर का कलर है, वैसे ही यहाँ ये AgI को प्रदर्शित करेगा, यानी कि यहाँ हेलोजन की जगह क्या होगा, I माइनस आयन। याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, जो हैलाइड आयन के लिए टेस्ट किया जाता है। सफ़ेद रंग आता है तो AgCl को प्रदर्शित करता है, गहरा पीला आता है तो AgI को प्रदर्शित करता है, और बीच का है हल्का पीला है तो AgBr को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हम ब्रोमाइड आयन का टेस्ट कर लेंगे, इसका मतलब यहाँ पर अगर ए सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो हल्का पीला अवक्षेप आ जाएगा। अब इसका टेस्ट कैसे करें, इसके लिए अपन को सल्फेट का टेस्ट करना पड़ेगा। तो सल्फेट आयनों के टेस्ट के लिए हम करते हैं BaCl2 टेस्ट, बेरियम क्लोराइड टेस्ट। बेरियम क्लोराइड टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, जो भी विलियन होता है उस विलियन में BaCl2 विलियन डालते हैं, जलीय विलियन। तो अगर इसमें जैसे ही BaCl2 जलीय विलियन डालेंगे तो ये सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा और BaSO4 का श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। और श्वेत अवक्षेप प्राप्त होना ये बताएगा कि विलियन में सल्फेट आयन है। तो जैसे हमें ये जो दो आयन मिले, दो समावयवी मिले थे, इनमें से इसमें अगर हम AgNO3 डालेंगे तो कोई कलर नहीं आएगा, कोई टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन BaCl2 के साथ सफ़ेद अवक्षेप आ जाएगा, इसका मतलब सल्फेट है। इसमें अगर हम BaCl2 डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो AgBr का हल्का पीला अवक्षेप आ जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये दोनों आपस में आयनन समावयवी हैं। देखो इसे उदाहरण से समझते हैं हम, कि मान लीजिए कोई जटिल यौगिक है जिसके निर्माण में नाइट्रेट और Cl- दो लिगेंड प्रयुक्त किए गए हैं, और जब इन संकुलों के जलीय विलयन में हमने सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाया तो संकुलों का सूत्र ज्ञात करना है कि यदि दो कंडीशन दी है हमें कि सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर हमें AgCl के 2 मोल प्राप्त हुए, या दूसरी स्थिति की AgCl का अवक्षेप भी प्राप्त नहीं हुआ। 2 मोल प्राप्त हुए और प्राप्त नहीं हुआ, AgCl का अवक्षेप AgNO3 के साथ कब आएगा, जब Cl- आयन लिगेंड के रूप में नहीं बल्कि आयन के रूप में उपस्थित हो। ठीक है ना, तो जब हमें 2 AgCl मिलेंगे इसका मतलब 2 Cl- आयन चाहिए। अब 2 Cl- आयन इन ऑप्शंस में से देखो बच्चों किस में है, केवल इसमें है ना, बाहर 2 Cl2 है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ एक Cl है, यहाँ भी एक Cl है, यानी कि फर्स्ट के लिए तो अपना ऑप्शन हो गया ए। देखिए फर्स्ट में ए इसमें भी है और फर्स्ट में ए इसमें भी है, इन दोनों में से कोई सा एक होगा। अब हम देखते हैं AgCl का अवक्षेप प्राप्ति नहीं हो मतलब सिल्वर नाइट्रेट कोई रिएक्शन नहीं करे। अब सिल्वर नाइट्रेट कब रिएक्शन नहीं करेगा, जब Cl- जो है वो आयनन मंडल में है ही नहीं, यानी जितना भी अगर क्लोरीन अगर है तो वो सारा का सारा कहाँ है, लिगेंड के रूप में, यानी कि एंटिटी में। अब देखो इन एग्जाम्पल्स में से एक ये एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें Cl अंदर है बाहर नहीं है, इसमें भी Cl बाहर है, इसमें भी आयनन मंडल में है, इसमें भी आयनन मंडल में है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बी के लिए सेकंड के लिए सही रहेगा, नहीं फर्स्ट के साथ ए और सेकंड के साथ सी, ये वाला ऑप्शन है, तो ये अपना होगा राइट आंसर। समझ में आया, हमें केवल ये पहचानना है कि जिससे हमें अभिक्रिया करवानी है वो आयन मंडल में होना चाहिए, एंटिटी में होने से हमें कोई लाभ नहीं है। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल देखते हैं अपन सिम इसी तरह का, कि 2 जटिल यौगिक हैं जिनका अणुसूत्र ये है, जो मैंने भी एग्जांपल बताया था कुछ ऐसा ही है, ये CONH3 5 Br और SO4।
यहाँ कोबाल्ट है, कोबाल्ट की समन्वय संख्या भी 6 होती है, याद रखना है। उनको अलग अलग बोतलों में रखा गया। एक बोतल के साथ तो BaCl2 डाला तो सफेद अवक्षेप आया, दूसरी बोतल के साथ AgNO3 डाला तो हल्का पीला अवक्षेप आया। तो उन दोनों के सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले अपन एक एंटिटी में ये तो बना ही देते हैं कि CO के साथ NH3 तो हमेशा ही रहेंगे, दूसरी एंटिटी में भी CO के साथ NH3 तो हमेशा ही रहेंगे, इसका कोई टेस्ट नहीं है। अब देखिए, एक में BaCl2 डाला तो सफेद अवक्षेप आया। BaCl2 परीक्षण किसके लिए किया जाता है? सल्फेट के लिए। इसका मतलब ए बोतल में जो यौगिक है उसमें सल्फेट बाहर होना चाहिए, एंटिटी के बाहर, यानी कि ऐसे। तो जब सल्फेट एंटिटी के बाहर आएगा तो अंदर क्या जाएगा फिर यहाँ पर? Br, है ना। तो ये तो बन गया कंपाउंड A, ठीक है। तो ये B कंपाउंड क्या होगा? यहाँ B कंपाउंड होगा कि यहाँ B बोतल का समावि AgNO3 के साथ हल्का पीला अवक्षेप देता है। हल्का पीला अवक्षेप किसका मिलता है हमें? AgBr का। इसका मतलब यहाँ आयनन मंडल में क्या होना चाहिए? Br। तो जब Br आयनन मंडल में चला गया तो क्या बचा फिर यहाँ पर? सल्फेट। तो ये हो गया SO4। तो पहला सूत्र तो बन गया ब्रोमो पेंटाएमीन ब्रोमो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, और यहाँ बनेगा पेंटाएमीन सल्फेटो कोबाल्ट ब्रोमाइड। ठीक है, तो दो ये एग्जाम्पल्स होंगे। मेरे ख्याल से आपको आयनन समवायवता समझ में आ गई होगी। आयनन समवायवता में केवल हमें ये पहचानना है कि इनके आयन मंडल अलग अलग होने चाहिए, और जब इनका नाम लिखेंगे तो नाम में भी जो धनायन या ऋणायन है वो अलग होना चाहिए। अब संकुलों में जो आयनन समवायवता प्राप्त होती है वो ज़्यादातर ऋणायन की वजह से मिलती है, धनायन की वजह से बहुत ही कम प्राप्त होती है। ठीक है, थैंक यू।